हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9वीं पाठ्य पुस्तक संचयन हिंदी का पाठ 2 स्मृति पढ़ेंगे। स्मृति बच्चों श्री राम शर्मा जी जो लेखक हैं इसके, उन्होंने अपनी बचपन की एक स्मृति, स्मृति मतलब होता है याद, पर एक मतलब उनको अपने बचपन का एक किस्सा याद आ जाता है, उसके ऊपर उसकी स्मृति पर उन्होंने इस कहानी को लिखा है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। हाँ बच्चों, ये सन 1908 की बात वो बता रहे हैं श्री राम शर्मा जी। वो कह रहे हैं या तो दिसंबर का आखिरी का चल रहा होगा या फिर जनवरी का प्रारंभ होगा, जनवरी स्टार्टिंग का। ठीक है, ऐसा सा कुछ समय था जब चिल्ला जाड़ा पड़ रहा। चिल्ला मतलब बहुत कड़ी, जाड़ा मतलब ठंड, कि बहुत ही कड़ी ठंड पड़ रही थी, बहुत ही सर्दी पड़ रही थी, तब की बात है। और 2-4 दिन पूर्व मतलब पहले ही कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, मतलब हल्की हल्की सी बारिश हो गई थी 2-4 दिन पहले। इससे क्या हुआ कि जो शीत की भयंकरता थी, मतलब जो ठंड थी, वो और भी ज्यादा बढ़ गई। और सायंकाल मतलब शाम के 3:30 या 4 बजे होंगे, और कई साथियों के साथ लेखक झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। ठीक है, झरबेरी पेड़ का नाम है। उसके बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। लेखक के बड़े भाई, जो कि उनसे बहुत ही ज्यादा बड़े थे, तो किसी ने बताया कि वो बुला रहे हैं तो शीघ्र ही घर लौट जाओ। अब लेखक ने जब ये सुना तो वो घर की ओर चलने लगे। ठीक है, साथ में लेखक का छोटा भाई भी था। अब जब उनको पता चला कि भाई साहब ने बुलाया है, तो उनकी मार का डर था, इसलिए वे सहमे सहमे से चल रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने कसूर क्या किया है, मतलब उनकी क्या गलती है जो भाई साहब ने बुलाया। और उनको लगा कि अब तो मार पड़ेगी पड़ेगी, कि कुछ तो गलती करी होगी जो भाई साहब ने बुलाया है। ठीक है, डरते डरते वे घर में घुसे और उनको आशंका थी, डर था, ठीक है, कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो। कि कहने का मतलब उन्होंने यही गलती तो नहीं करी कि बेर तोड़कर खा रहे थे, कि इसी अपराध के कारण उनको बुलाया गया हो। लेकिन आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते देखा जब उन्होंने, तो उनके पिटने का डर दूर हो गया। ठीक है, उनको पता चल गया कि अब पिटने का तो कोई भय नहीं है, मतलब पिटाई तो नहीं होगी ये देखकर भाई साहब ने कहा, ठीक है, इन दोनों को देखकर, लेखक को और उसके छोटे भाई को देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। ठीक है, मक्खनपुर यहाँ जगह है, और डाक खाने में डाल आओ इन पत्रों को। ठीक है, तेजी से जाना जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाएं, ये बड़ी जरूरी है। ठीक है, लेखक को उनके भाई साहब ने कहा कि बहुत तेजी से जाना, ताकि जो शाम की डाक निकलेगी, जो डाक के लेकर जाएगा, वो इनको ले जाए और जल्दी ही जहां पहुंचनी है पहुंच जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जाड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। ठीक है, जाड़े मतलब सर्दी के तो दिन थे ही, और इसमें इतनी बड़ी ठंडी एकदम हवा के प्रकोप से उनको कपकपी लग रही थी। ठीक है, और हवा मज्जा तक ठिठुर रही थी। मज्जा मतलब हड्डियों के अंदर तक, इतनी तेज हवा थी ठंडी कि वो हड्डियों के अंदर तक ठंडा कर रही थी। इसलिए लेखक ने अपने कानों को धोती से बांधा ताकि कानों पर हवा ना लगे। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। भुंजाने मतलब भुनवाने के लिए। ठीक है कि भुनवा कर ले आओ, ऐसे एक थोड़े से चने माँ ने दे दिए और उनकी धोती में बांध दिए कि इनको भुनवा कर ले आना। और फिर लेखक और उनका छोटा भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। ठीक है, उस समय बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। हाँ, मतलब अगर बबूल का डंडा लेके चल रहे हैं तो बड़ी शान और शौकत से चलते थे कि हाँ मेरे पास तो डंडा है, कुछ बड़ा काम करने जा रहा हूँ, मतलब। ठीक है, और आज के जमाने में राइफल चला लो या राइफल हाथ में रखो, उससे भी इतना मोह नहीं होता जितना उस समय में
बबूल के डंडे से होता था। अब जो लेखक का डंडा था वो बता रहे हैं कि उसने अनेक सांपों के लिए वो नारायण वाहन हो चुका था। नारायण वाहन बच्चों गरुड़ होता है जो सांपों को मारता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य लेखक के डंडे ने बहुत सारे सांपों को मार दिया था। पहले ही वो उस डंडा से बहुत सारे सांपों को मार चुके थे। ठीक है बच्चों। अब मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रति वर्ष उससे आम झुरे जाते थे। ठीक है। हाँ, जो स्कूल और गांव के बीच में एक आम का पेड़ था, हर साल जब भी उसमें आम लगते थे तो उसमें से बहुत सारे आम झुरे जाते थे, मतलब तोड़े जाते थे। और इसी वजह से वह मूक डंडा, मूक मतलब गूंगा, जो बोल नहीं सकता, वो डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। अब ये इससे किसको कह रहे हैं? डंडे से। ठीक है, उस डंडे से ये क्या करते थे, उस पेड़ पर मार के और आम तोड़ते थे। ठीक है, तो इसलिए वो सजीव सा लगता था, क्योंकि वो तुड़वाने का काम करता था ना, आम तुड़वाने का। ठीक है, तो इसलिए वो डंडा उनको बड़ा सजीव सा लगता था और उससे बहुत ही मोह था। वो बहुत सारे सांपों को मार चुका था, आम तोड़ने में मदद करता था। ठीक है बच्चों। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। हम दोनों को, लेखक और उनका छोटा भाई, मतलब खुश चेहरे के साथ अपने। ठीक है, और चिट्ठियों को लेखक ने अपनी टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में उनके कोई भी जेब नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी टोपी में रखा और सिर पर लगा ली ताकि चिट्ठियां खोए नहीं। और फिर लेखक और उनका छोटा भाई उछलते कूदते हुए एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास चले। फरलांग क्या है? दूरी नापने का एक इकाई है, यूनिट है। ठीक है, तो उस कुएं के पास पहुंच गए जहां पर एक भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था उसके अंदर। ठीक है, कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था, उसमें पानी नहीं था। ठीक है, उस कुएं में पानी नहीं था, वो कच्चा कुआं था, उसमें पानी नहीं था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था, कारण जो भी हो, लेकिन उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। ठीक है, लेखक को दो इतना तो पता था कि कम से कम 2 महीने से तो वो सांप है, उससे पहले हो तो नहीं पता, लेकिन लेखक को उसके उसमें होने का 2 महीने से इतना तो ज्ञान था कि वो 2 महीने से तो उसमें है। ठीक है बच्चों। अब बच्चे तो नटखट होते ही हैं। ठीक है, शरारती होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले लेखक की टोली पूरी वानर टोली थी। ठीक है, जैसे वानर सेना होती है, इस प्रकार से बहुत ही शैतान से थे। एक दिन लेखक और उसके मित्र स्कूल से लौट रहे थे कि कुएं में उछकने की सूझी। ठीक है, उछकना मतलब ऊंचे होकर, उझकना मतलब ऊंचे होकर झांकना। ठीक है, तो लेखक और उसके मित्रों को ये सूझी कि वो उझक कर मतलब ऊंचे होकर कुएं में देखें। ठीक है, झांकें। सबसे पहले उझकने वाला लेखक ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है। ठीक है, मिट्टी का ढेला फेंका लेखक ने और देखना चाहता था, जानना चाहता था कि उसकी आवाज कैसी होती है। ठीक है बच्चों, और उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। प्रतिध्वनि मतलब जब आवाज गूंज कर दोबारा से सुनती है, किसी खाली जगह पर आवाज निकालें तो वो दोबारा गूंजती हुई आती है ना। इसी तरीके से कुआं बिल्कुल खाली था, उसमें पानी नहीं था, तो उझक कर उसमें देखें और मुंह अंदर करके आवाज निकालें, और ताकि वो आवाज दोबारा सुने, वो भी लेखक देखना चाहता था, जानना चाहता था। ठीक है, सुनने की इच्छा थी। ठीक है, पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। फुसकार क्या होता है? जो सांप निकालता है, फिस करके आवाज निकालता है ना, वो होती है सांप की फुसकार। कुएं के किनारे खड़े हुए लेखक और उसके मित्र, सब बालक, पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए, हैरान हो गए, जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह। ठीक है, मृग समूह, हिरण का समूह जो आवाज निकालता है उसको बोलते हैं किलोले करना। ठीक है, कि मतलब क्रीड़ा करते हुए, किलोले करते हुए, कि जो आवाज निकालते हैं वो।
अति समीप के कुत्ते के भौंक से चकित हो जाता है। हाँ, किसी मृग का समूह क्रीड़ा कर रहा हो, खेल रहा हो, ठीक है, क्रीड़ा करना होता है इसका मतलब। और कोई कुत्ता एकदम से आकर भौंक दे और वो हिल जाए, हैरान हो जाए, ठीक है, इस तरीके से वे हो गए बच्चे सभी सांप की फुसकार सुनकर, ठीक है। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाने लगे। हाँ, सांप को गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था, और वो गुस्से में जो फुसकार निकाल रहा था बच्चे उस पर कह कहे लगा रहे थे, मतलब जोर जोर से हंस रहे थे। अब गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में सब ढेले डाल देते थे बच्चे, ठीक है। और लेखक तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था, ठीक है। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी सबकी, और सांप से फुसकार करवाने में इन सब में उस समय बड़ा काम समझता, ठीक है। लेखक उसको बहुत बड़ा काम समझता था कि सांप से आवाज निकलवा ली। इसलिए जैसे ही ये सब दोनों, हाँ, जैसे ये लेखक और उनका छोटा भाई उस कुएं की ओर से निकले, ठीक है, ये अब पुरानी बातें बता रहे थे पहले कि स्कूल की, अब बता रहे हैं कि अब जब ये उस समय जिस दिन चिट्ठियां डालने निकले, कि उस समय जब कुएं की ओर से निकले तो कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई, ठीक है। इनको मन किया कि एक बार जरा कुएं में ढेला फेंक कर आज भी आवाज सुने। छोटा भाई लेखक के पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। मृग शावक, मृग मतलब हिरण, शावक मतलब बच्चा, ठीक है, कि बड़े हिरण के बच्चे के पीछे छोटा हिरण का बच्चा जैसे हो जाता है, ऐसे लेखक का छोटा भाई उनके पीछे हो गया। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया, ठीक है, लेखक ने कुएं के किनारे से मिट्टी का एक ढेला उठा लिया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, ठीक है। एक हाथ से टोपी को उतारा और सांप पर ढेले को गिरा दिया, ठीक है बच्चों। अब देखें आगे क्या होता है। अब सांप पर ढेला गिरा तो दिया अब लेखक को, ठीक है, और उस पर बिजली सी गिर पड़ी उसके बाद में लेखक पर। क्यों? क्योंकि अब सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, ये सब तो लेखक को अब स्मरण नहीं, याद नहीं। लेकिन हुआ क्या था असल में, टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। और अकस्मात मतलब अचानक से जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से खत्म होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, लेखक की तो जान सी निकल गई, ठीक है। कि जिस प्रकार से कोई घास चर रहा हो हिरन और एकदम से कोई गोली मार दे तो वो तड़पता हुआ गिर जाता है, उसकी आत्मा निकल जाती है, इसी प्रकार से लेखक का कुछ हाल था जब चिट्ठियां कुएं में गिर गई थी। उनके गिरते ही लेखक उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारना चाहा उसने, लेकिन ठीक वैसे जैसे कि किस तरीके से, जैसे कि एक घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, ठीक है, लेकिन वो तो पेड़ पर चढ़ जाता है। इसी प्रकार से चिट्ठियां भी गिर गई, ठीक है, पर वे तो पहुंच के बाहर हो चुकी थी। अब लेखक उनको हाथ नहीं लगा सकता था। उनको पकड़ने की घबराहट में वह स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता, घबराहट हो गई थी और एकदम गिर जाता, बस गिरता गिरता बच गया, ठीक है। कुएं की पाट पर मतलब उसके किनारे पर बैठे लेखक और उनका छोटा भाई रो रहे थे, ठीक है। छोटा भाई तो दाढ़े मारकर मतलब तेज तेज आवाजें निकालकर, और लेखक जो था वो चुपचाप आंखें डबडबाकर, आंखों में आंसू बहाकर चुपचाप मतलब बिना आवाज के रो रहा था, सिर्फ आंसू निकल रहे थे। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उड़ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है, ठीक है। जैसे उफान मतलब उबाल आया था, अगर पतीला उबल में कुछ पानी वानी चढ़ाया हो तो उबाल आने से वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, और पानी टपकने लगता है, ढक्कन ऊपर हो जाता है, ठीक है।
निराशा, पिटने के भय और उद्वेग मतलब घबराहट से रोने का उफान आता था। बार बार रोना और तेज तेज आता था, जैसे ही याद आता कि अब घर जाके तो पिटाई हो जाएगी, ठीक है, घबराहट हो रही थी इन सब चीजों को लेकर और रोना और ज्यादा आ रहा था लेखक को और उनके छोटे भाई को। ठीक है बच्चों, पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कोपलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। हाँ, पलकों के ढकने मतलब जो पलकें बनी हुई थी वो आंखों के अंदर के जो भाव थे उनको ढकने की कोशिश कर रहे थे, मतलब आंखें बंद कर करके कि आंसू ना दिखे, ऐसी कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था, आंसू बार बार ढुलक ही रहे थे। अब माँ की गोद की याद आती थी, ठीक है, जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी। ठीक है, तबीयत मतलब मन करता था कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, कि कुएं में मिट्टी मिट्टी डाल दें और दिखे ही ना किसी को कि उसमें चिट्ठियां गिरी हुई है, और घर जाकर बोल दें कि चिट्ठियां डालकर आ गए। ठीक है, पर उस समय झूठ बोलना ही नहीं आता था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती, जैसे रुई की धुनाई होती है ना, उस तरीके से लेखक सोचा कि घर जाकर रुई की तरह धुनाई होगी, डंडे से पीटा जाएगा। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय मतलब आगे भविष्य में कि हाँ भाई घर जाकर पिटाई होगी, ये डर और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा लेखक बैठा सिसक रहा था। ठीक है, रोते रोते सिसकियां ले रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए, देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था, मतलब दिन चढ़े जा रहा था, दिन खत्म हो रहा था। ठीक है, दिन ढलने लगा था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती, मतलब मन कर रहा था कि कहीं भाग जाओ, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दुधारी तलवार जिसके दोनों तरफ धार होती है, ठीक है, तो इस तरीके की तलवार जैसे कलेजे पर हो, ऐसा सा लग रहा था। ठीक है, ओके, आगे देखें क्या होता है। दृढ़ संकल्प से मतलब पक्के इरादे से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं, मतलब कोई मुश्किलों जो है वो दूर हो जाती हैं। अब लेखक की दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में उनको क्योंकि एक उपाय सूझा, वो क्या था कि कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकाल लिया जाए, ये उन्होंने निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था ये, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या, मूर्खता या बुद्धिमता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। अगर कोई ऐसा सोच ले कि हाँ भाई जानबूझकर कोई ऐसा निर्णय ले, तो इसका मतलब वो तो मौत के मुंह में ही हाथ डाल रहा है। मान लो कि पूरे संसार से अकेला ही भिड़ने को तैयार हो, और फल, उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए लेखक विषधर मतलब सांप से लड़ने भिड़ने को भी तैयार हो गया और पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो, मतलब मौत को आलिंगन मतलब गले लगाना। ठीक है, मौत का गले लगाना या सांप से बचकर या तो मौत को गले लगा ले या सांप से बचे, तो मतलब वो दूसरा जन्म। ठीक है, इन बातों की कोई चिंता ही नहीं थी। ठीक है, पर विश्वास था कि डंडे से सांप को पहले मार देगा। लेखक ने सोचा कि पहले डंडे से सांप को मार दूंगा और फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। ठीक है, इसी विश्वास से उन्होंने सोच लिया कि कुएं में कूद जाऊं। ठीक है, लेकिन अब वो सिर्फ छोटा भाई जो था वो रोए जा रहा था और लेखक को उसकी मौत नीचे बुला रही थी, लेकिन वो कुछ भी शब्दों में कह नहीं पा रहा था, क्योंकि जो मौत है वो सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। वो कौन था, सांप। अब लेखक को भी क्या करना पड़ा, धोती उन्होंने खोली अपनी भी और छोटे भाई की भी और उसको बांधा। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या करा कि 5 धोतियां
कि पहले से कुछ बंधी हुई थी, 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। अब अब लेखक कह रहा है कि हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें खड़ी हैं या नहीं। ठीक है, एक दूसरे बांधकर कि मतलब खींच कर देख लिया कि वो गांठें जो है वो पक्की हैं या नहीं। ठीक है, और फिर एक सिरे से डंडे को बांधकर उसको कुएं में डाल दिया और दूसरे सिरे को डेंग क्या होता है कि कुएं के ऊपर एक भारी सी लकड़ी रख दी जाती है जिसके बीच में से बांध कर कुछ लटका दिया जाता है जो कि बीच में जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने किया। और जो छोटा भाई था वो सिर्फ 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग की कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा कि वो पकड़ के रखे, लेकिन वो सिर्फ छोटा सा था, 8 साल का। ठीक है, अब लेखक जो था वो धोती के सहारे नीचे जाने लगा और छोटा भाई रोने लगा, लेकिन लेखक ने उसको आश्वासन दिया कि नीचे पहुंचते ही वो सांप को मार देगा और चिट्ठियां ले आएगा। ठीक है, और लेखक को विश्वास भी था कि ऐसा हो भी जाएगा। ठीक है, इसलिए कुएं में घुसते समय लेखक को सांप का जरा सा भी भय नहीं था, डर नहीं था, और उसको मारना तो लेखक को लग रहा था कि उसके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन कुएं के धरातल, उसके बिल्कुल नीचे बेस से जब 4-5 गज बचा सिर्फ, तब ध्यान से नीचे को देखा तो अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल के से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। ठीक है, फन फैलाकर धरातल से एक हाथ ऊपर उठा ऐसे बैठा हुआ था और मानो लेखक की प्रतीक्षा कर रहा था। अब नीचे डंडा बंधा था और लेखक को उतरने की गति जो इधर उधर हिलाता था। ठीक है, लेखक उतर रहा था और डंडा उसको इधर उधर हिला रहा था, उसी के कारण शायद उसे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था, कि मतलब एक उसको नुकसान पहुंचाएगा, वो इस तरीके से बैठा हुआ था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। ठीक है, मतलब अपने फन फैलाए बैठा था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वो बैठा हुआ था। ठीक है, अब धोती हाँ, और उसका प्रतिद्वंदी मतलब कॉम्पिटिटर, जिसके झगड़ा करना है उसको। ठीक है, वो कौन था? लेखक खुद, सांप का। ठीक है, प्रतिद्वंदी था। कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था और धोती डेंग से बंधे होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और कुएं के धरातल के परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। ठीक है, इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना और इसकी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। ठीक है, जैसे वहां रखता तो सांप चोट कर देता। अब याद रहे, स्मरण रहे, मतलब याद रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, डायमीटर मतलब नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में यदि सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर लेखक रह सकता था, पर वह भी उस दशा में जब सांप लेखक से दूर रहने का प्रयत्न करे तब ऐसा वो उतरने की कोशिश कर सकता था। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि लेखक का साधन लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, कि ऊपर से लटके लटके सांप मार दे, ऐसा लेखक नहीं कर सकता था। उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। लेखक ने नहीं सोचा कि उसको पीठ दिखाकर और वापस ऊपर आ जाए, ये नहीं सोचा, बस जाना ही है और उसको मारना ही है और चिट्ठियां लानी है। लेखक ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था। ठीक है, यदि ऐसा करता कि अगर वो पीठ दिखाकर आता तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या लेखक ऊपर चढ़ सकता था? नहीं, जब तक धरातल पर ना उतरे ऊपर चढ़ नहीं सकता था। और धीरे धीरे फिर लेखक उतरने लगा, 1-1 इंच जैसे जैसे वो उतरता जाता था वैसे वैसे ही त्यों त्यों
लेखक की एकाग्र चित्तता मतलब ध्यान जो थी वो बढ़ता जाता था। वो क्या कि फिर लेखक को एक सूझ सूझी मतलब एक उपाय आया कि दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए लेखक अपने पैर कुएं की बगल में लगा दे। और उसने कुएं की बगल में कि धोती को दोनों हाथों से पकड़ लिया और कुएं की बगल मतलब दीवार पर पैर लगा दिए। ठीक है, दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। ठीक है, लेखक के पैर भी दीवार से हट गए और टांगे कमर के से समकोण मतलब 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाती हुई लटकती रही। कि नीचे टांगे नहीं लटकाई, कमर से मोड़ी हुई सीधे, ठीक है, समकोण बनाती हुई ऐसे हो गई। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम था। ठीक है, मालूम हो गया कि किस तरीके से उतरा जाए। तनिक मतलब जरा सा झूल कर लेखक ने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए मतलब दीवार से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी मतलब सांप के सम्मुख सामने कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया लेखक। ठीक है, आंखें चार हुई मतलब सांप ने लेखक को देखा और लेखक ने सांप को। ठीक है, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं जो आंखों से सुन लेता है। ठीक है, लेखक कह रहा है कि मैं भी चक्षुश्रवा हो गया था। ठीक है, अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी थी और सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर को आक्रमण करता है। ठीक है, तो लेखक भी आंखों की भाषा को ही समझ रहा था अपनी मतलब जो आंखें कह रही थी कि आंखों से जो देख पा रहा था बस वही सुन पा रहा था, वही समझ पा रहा था और इंद्रियां काम ही नहीं कर रही थी। ठीक है, उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था क्योंकि सामने इतना भयानक प्रतिद्वंदी था। ठीक है बच्चों, ओके। अब सांप के फन की ओर लेखक की आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर आक्रमण करता है। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी, शायद वह लेखक की के आक्रमण की प्रतीक्षा में था। ठीक है, पर जिस विचार और आशा को लेकर लेखक ने कुएं में घुसने की ठानी थी कि ऐसे जाऊंगा उसे मार दूंगा और चिट्ठियां उठा लूंगा। ठीक है, वह तो आकाश कुसुम था मतलब आसमान का फूल जो संभव ही नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ सोचा था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं मतलब भविष्य की योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या मतलब बनावटी और उल्टी निकलती हैं। लेखक कहता है कि मुझे सांप का साक्षात होते ही कि उसको बिल्कुल सामने देखते ही अपनी योजना और आशा की संभावना प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था, लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाया जा सके। ठीक है, किसी सांप को मारने के लिए लाठी चलानी पड़ती है, उसे घुमाना पड़ता है, लेकिन कुएं में इतना स्थान ही नहीं था। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, ये किया सकता है डंडे से दबा दे, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर डंडा पर खड़ा होना था कि तोप के मोहरे पर खड़े हो जाओ तो तोप एकदम चल जाए तो सीधा गोली अपने अंदर। ठीक है ना, तो अगर सांप पे अगर को डंडे से दबाया तो और अगर फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। अगर ऐसा होता तो 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक लेखक की ओर थी। अब लेखक कह रहा है कि मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था, हम दोनों अपने पैतरों पर डटे थे। दोनों कौन? लेखक और सांप अपने अपने तरीकों पर डटे हुए थे। उस आसन पर खड़े खड़े लेखक कहता है कि मुझे 4-5 मिनट हो गए थे, दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था कि वो हमला करे इस तरीके से। कहीं सांप अगर लेखक पर झपट पड़ता तो लेखक कहता है कि मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता,
पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता। अचूक जो ना चूके मतलब पक्का हो ही जाए, ठीक है, कि ऐसा विष तो वो मेरे अंदर पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए लेखक ने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया और ऐसा करना उचित भी नहीं था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक ही तरीका था कि डंडे से सांप की ओर चिट्ठियों को डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए और यदि सांप टूट पड़ा तो और कोई चारा नहीं था, फिर तो कुड़ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लो। लेखक सोचा था अगर ऐसा हुआ कि वो आगे आने लगा, ठीक है, अगर चिट्ठियां खिसकाने लगे लेखक और सांप आगे आने लगे तो बस एक ही तरीका था कि अपना कुर्ता खोले और उसके फन को पकड़ ले, ठीक है। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये दो मार्ग थे कि या तो उसको मार दिया जाए या बिल्कुल कुछ ना किया जाए, यही दो रास्ते थे। लेखक ने क्या किया, पहला लेखक की शक्ति के बाहर था क्योंकि मार वो सकता नहीं था उसको, ठीक है, बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा, उसका सहारा लेना पड़ा। डंडे को लेकर ज्यों ही लेखक सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया, लेखक ने सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा, फुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी, ठीक है, कि उसने वो बिजली क्या थी, देखिए उसने फुकार तो ली, अब उसने क्या किया डंडे पर, लेखक के हृदय में कंप भी हुआ, हाथों ने आज्ञा न मानी, डंडा छूट पड़ा। लेखक कहता है मैं तो न मालूम कितनी ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं यूं ही बिदक कर उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ था और वो क्या था, सांप का विष। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट दे दिया था कि हाँ भाई मेरे पास शक्ति है, अपने विष उस पर डाल दिया था। पर लेखक तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था, कहने का मतलब लेखक को तो पहले से ही पता था, मानता ही था उसकी योग्यता को कि हाँ भाई उसमें विष है। उस सर्टिफिकेट की लेखक को कोई जरूरत नहीं थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की अपने मुंह से, ठीक है, फन से, और वो डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था क्योंकि इससे पहले तो लेखक कई सांपों को उससे मार चुका था, ठीक है, या शायद कह लो कि सांप का उपहास कर रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था। उधर ऊपर फूं फूं और लेखक के उछलने और फिर वहीं धमाके के से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि लेखक का तो कार्य समाप्त होगा, कि वो गया और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया, ठीक है, यहाँ पर मतलब डंडे को कह रहे हैं कि वो टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया, ठीक है, लेखक कह रहा है कि भाई ने समझा कि सांप ने काटा और उसका भाई लेखक मतलब गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा, ठीक है, उसके कष्ट कि लेखक को कि भाई को कितना कष्ट हो रहा होगा और उसका विरह मतलब उसके बिछड़ने के ख्याल से ही उसके छोटे भाई को धक्का लगा। भातृ स्नेह मतलब भाई प्रेम के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, बेकार न थी, पर उस फूं मतलब सांप और धमाके की, सांप की वो आवाज और धमाके से जो लेखक था उसका साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर ठीक है कि डंडा जो था वो हाथ से छूटा तो नहीं लेखक के, लेकिन देखें हुआ क्या, देखते हैं कि डंडा हाथ से तो नहीं छूटा, लेकिन क्या हुआ, झिझक सहम और आतंक से अपनी ओर को खिंच गया और गुंजल्क मारता हुआ सांप
का पिछला भाग मेरे हाथों से छूट गया। उफ, कितना ठंडा था। ठीक, छूट नहीं गया, छू गया। ठीक है, कि सांप का पिछला भाग लेखक के हाथ को छू गया, एकदम से टच हो गया। वो कह रहा है कि कितना ठंडा था, डंडे के को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह दैवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। ठीक है, डंडा लेखक की ओर खिंच गया और दोनों के आसन बदल गए। अब लेखक कह रहा है कि मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध लिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। किन्हें? लिफाफों को। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो लेखक कह रहा मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर लेखक ने क्या किया, उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा और दूसरी ओर से लेखक ने क्या करा, बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। देखो किस प्रकार से लेखक बच भी गया। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना लेखक को कहता है कि मुझसे अब नहीं हो सकता, क्योंकि वो थक गया था। ठीक है, कि अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा। बाहें भर गई थी, मतलब हाथ थक गए थे, छाती फूल गई थी, धौंकनी चल रही थी, मतलब धक धक जो होता है। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल पर लेखक ऊपर चढ़ ही गया। और यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान भी लगाना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक लेखक पड़ा ही रहा। देह मतलब शरीर को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ठीक है, किशनपुर के एक लड़के ने लेखक के ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देख लिया था। ठीक है बच्चों, ताकीद करके, मतलब उसको बार बार चेतावनी दे दी कि वह कुएं वाली घटना को किसी को ना कहे। ठीक है, और ये कहकर फिर लेखक और उसका भाई आगे बढ़े। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन मतलब 10th पास करने के बाद, उपरांत मतलब बाद, यह घटना लेखक ने अपनी माँ को सुनाई। इतनी बाद में सुनाई। ठीक है, सजल नेत्रों, सजल मतलब जल सहित, आंसू भरे नेत्रों से माँ ने उसे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छिपा लेती है। डैने मतलब पंख, कि जैसे चिड़िया अपने बच्चे को पंखों के नीचे छिपा लेती है, इस प्रकार से माँ ने उसे गोद में बिठा लिया। माँ डर गई, इतनी पुरानी बात सुन के भी बेटे पर दया आ गई, प्रेम आ गया। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। ठीक है बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ये लेखक ने अपने जीवन की एक घटना को याद करके लिखी है। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें और अपनी बुद्धि को सही से चलाएं, हम सोच समझकर कोई निर्णय लें, सोच समझकर कुछ काम करें, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिना बात के हमें किसी भी जीव को परेशान भी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।